मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा उसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है और मैंने आप लोगों को मैथिली का सारा ऑब्जेक्टिव बता भी दिया है। तो आप लोग एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम को अब उतना टाइम नहीं है, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और एग्जाम के लिए ही मॉडल पेपर जारी किया जाता है, ताकि जो भी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो आप मॉडल पेपर को देख करके इस पैटर्न को समझ जाइए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो इस तरीके से हमने आपको मैथिली का करवा दिया है सारा ऑब्जेक्टिव, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपका द्वितीय भारतीय भाषा जो हिंदी है उसका आज हम लोग करने वाले हैं और इसमें भी सेम आप लोगों का जो मतलब कुल जो पेपर है वो 100 मार्क का पेपर है और 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का आंसर देना है, ठीक है। और इसके लिए टाइम भी आपका उतना ही है, 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ने होते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों का जो 3 घंटा होता है उसमें सारा क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। अब चलिए, इसमें भी सेम वही सा ही बात है। आप लोगों का ओमार शीट दिया रहता है जिसमें कि आपको ऐसे बिंदा बिंदा टाइप से भरना होता है और उसके बाद यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर देना होता है। उसमें भी यहाँ पे देखिए 15 मिनट लिखा हुआ है ना, 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ सके, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है, यहाँ पे 100 दिया गया है। सारा चीज इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान आप एग्जाम में ना लेकर के जाए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कि 6 आप लोगों का जो विषयनिष्ठ प्रश्न है वो भी दिया गया है कि यहाँ पे 6 विषयनिष्ठ प्रश्न आप लोगों का है। इसको पढ़ करके ऊपर वाला आप लोग सारा कुछ समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का जो खंड अ है इसमें दिया गया है। इसमें भी देखिए 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को मात्र 50 किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने, किन्हीं 50 यानी खोज खोज के बनाइए, मात्र 50 का आंसर ही देना है और इसके लिए आप लोगों को 50 मार्क मिलेगा। यानी इस प्रत्येक क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 प्रत्येक क्वेश्चन पे एक एक नंबर आपका दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी भाषा ये याद रखिएगा। और ये जो रोमन है ये अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी को, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारा आपका आसान आसानी है, अगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण के 12, एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, किन्हीं परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं, इन्हें 12 खड़ी कहते हैं। जो 12 रूप होता है उसमें 12 खड़ी, देखिए यहाँ पे 12 रूप 12 खड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सारा आसान है, बल्कि इसका जो भाषा है ना वो थोड़ा ही आपको अटपट लगेगा, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है। आपका व्याकरण 50 है और जो किताब है, किताब का भी उसमें 50 ही दिया रहता है, 50-50 करके ही दिया रहता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तालम श और प्लस र, तालम श प्लस र कौन से वर्ण बनाते हैं। यहाँ पे ये हलंत भी होगा, ठीक है, तालम श हलंत होगा, ठीक है। इस तरीके से आप, ये आधा स हुआ, तो यहाँ पे ये तालम श और र ये क्या होता है, ये स्र होता है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह की क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जौ किस कैसे बनता है, ग्यो कैसे बनता है, ये सब पूछा जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि तत्सम शब्दों में तालम श हो तो उसके तत्भव शब्दों में तालम श के स्थान पर क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि तत्सम शब्द में तालम श होगा तो उसके तत्भव में तालम श को क्या लिखेंगे, तालम श के मतलब तालम श के स्थान पर क्या होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत का सीधा सीधा रूप होता है वो तत्सम कहलाता है। मतलब जो संस्कृत का सीधा सीधा रूप, यानी सीधा समझ सकते हैं कि संस्कृत ही अगर हिंदी में प्रयोग होता है तो वो तत्सम होता है। और वही संस्कृत यानी तत्सम के जो बिगड़ा हुआ रूप रहता है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, जो संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तत्भव होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो तत्सम का तालम श होगा, यानी तत्सम में अगर मान लीजिए कि तालम श है तो फिर वही तत्भव में वही तालम श क्या हो जाएगा, तो वही जो तत्भव में आएगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी दंत स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए
आगे क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था जब हम आपको मैथिली का मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवा रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से याद रखिएगा, KTM और DO, ये हमको हमारे जो गुरुजी हैं वो बताए हैं, तो हम आपको बता दिए। यहाँ से देखिए KTM और DO, KTM 2, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से देखिए K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा और D से दंत, O से ओष्ठ। तो यहाँ से देखिए कंठ से क वर्ग का उच्चारण होगा, क वर्ग, और तालु से त वर्ग, नहीं च होगा, च वर्ग का उच्चारण होगा। फिर मुंह से ट वर्ग का उच्चारण होगा, ठीक है। दंत से प वर्ग का उच्चारण होगा, और ओष्ठ से आपका, नहीं यहाँ पे त होगा, त वर्ग का उच्चारण, और ओष्ठ से आपका प वर्ग का उच्चारण होगा। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। KTM, देखिए K से कंठ, कंठ होता है कंठ, और K से क भी होता है। फिर T से तालु, तालु से च वर्ग का, M से क्या होता है मुंह, मुंह बोलते हैं ऐसे, और एक और क्या बोला जाता है, ओष्ठ बोला जाता है, तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अब मुंह से ट वर्ग का उच्चारण होगा, दांत से त वर्ग का, और ओष्ठ से यहाँ पे प वर्ग का उच्चारण। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा इसको। यहाँ पे प वर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए प वर्ग का कहाँ है, प वर्ग का ओष्ठ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है। पंचमाक्षर में कितना कितना अक्षर है, 5 अक्षर है, ये याद रखिएगा। पंचमाक्षर में आपका 5 अक्षर है। इसमें से आपका जो है, एक तो ये है ड है, फिर म है, फिर उसके बाद फिर न है, उसके बाद और है कुछ, क्या है याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो लेकिन 5 अक्षर है, हम आपको कभी बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या पंचमाक्षर का कौन सा एक वर्ण है, तो इसमें ये म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको अधिकतर पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पंचमाक्षर में कितने वर्ण है, तो पंचमाक्षर में 5 वर्ण है। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहा जाता है। देखिए, जो अनुस्वार होता है और जो विसर्ग होता है, अनुस्वार इस तरीके से जो बिंदा होता है, विसर्ग होता है जो इस तरीके से होता है, यानी 2 बिंदा हो गया विसर्ग, और एक जो बिंदा रहता है उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है, ये तो कंफर्म है, और ना ही व्यंजन है। लेकिन इसमें कहा गया कि आखिर जब ना ही तो स्वर है ना ही तो व्यंजन है, तो आखिर है क्या, तो ये अयोगवा है। ये क्या है, अयोगवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अयोगवा कितने हैं, 2 है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अयोगवा 2 है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। औ वर्ण, औ का कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ दोनों, ऑप्शन नंबर ए, कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारण होता है ऊ का। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये बोधाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है। बोधाक्षर की अंतिम ध्वनि जो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर। ठीक है, इसका 2 हमको डॉट लगा, एक तो स्वर लगा और एक संयुक्त। ठीक है, आप लोग इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को ऐसे पता हो। बाकी हमको लग रहा है कि इसका स्वर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मारिएगा, नहीं तो अगर आप लोगों में किसी को पता होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम विराम है उसे क्या कहते हैं। देखिए, वक्ता के द्वारा, यानी वक्ता कौन होता है, बोलने वाला। वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में, जब मतलब वो कुछ भी अगर बोलता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, उसके क्रम में जो पहली ध्वनि निकलती है, उसके बाद जो दूसरी ध्वनि निकलती है, उसके बीच में जो विराम आता है, जैसे हम कुछ बोलते हैं फिर रुकते हैं फिर कुछ बोलते हैं, तो इस तरीके से कहा गया, इसके दोनों के बीच में जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्वराघात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वराघात। क्वेश्चन थोड़ा ही टफ है, लेकिन नहीं बोलिए टफ, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन बस समझना है इसको। थोड़ा थोड़ा है कि आपका जो सिलेबस है उसे थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा होता है। देखिए, बिहार बोर्ड में एक चीज होता है कि आप लोगों को बताया, जैसे कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा सारा क्वेश्चन आसान है, हम कर लेंगे, और वहाँ पे भी आप लोग इस तरीके से तैयारी करके जाइएगा। लेकिन वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका इससे पूरा अलग हो, इतना हार्ड क्वेश्चन दे देगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। बिहार बोर्ड में यही होता है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है वहाँ पे कुछ और दे देगा, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन आप लोग अपना तैयारी को इसलिए अव्वल लेवल तक रखिए, यानी बहुत ज्यादा पढ़िए, क्योंकि अगर भारी पूरा मतलब पूरा हार्ड वर्क अगर कीजिएगा, यानी पूरा हार्ड पढ़ाई अगर कीजिएगा ना, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को हार्ड भी क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, अगर हल्का आ जाएगा तो मजे मजे हैं।
इसलिए अच्छे से पढ़िए, पूरा पूरा छिलका छुड़ा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कार्य के कितने भेद है और समास के कितने भेद है, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी नए पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सॉरी बहुव्रीहि समास, ये ऊपर वाला पढ़ ली, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। यहाँ देखिए बहुव्रीहि समास, हम आपको एक सेकंड, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या होता है इसमें, कोई भी जैसे कि समास का कोई भी पद रहता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बल्कि अलग से कोई उसका अर्थ आ जाता है। जैसे कि वीणा पानी बोले, वीणा पानी किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वीणा पानी जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसका अर्थ कहीं और आकर वहां पे प्रधान बन रहा है। कौन बन रहा है? तो माँ सरस्वती बन रही है, कोई और प्रधान बन रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। अव्ययी भाव किसको बोलते हैं? जिसका मतलब अव्यय होता है, जो जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव हो जाता है। तत्पुरुष बोलते हैं वो जिसमें भी कारक का कोई भी चिन्ह आ जाता है, विभक्ति चिन्ह। और द्विगु बोलते हैं जिसमें कोई भी ऐसे संख्या वाला कोई भी चीज आ जाए तो वो हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये तत्पुरुष का एक भी नहीं है। ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो है ना, ये हर क्या है, हरफन मोला, हरफन मोला बहुव्रीहि है। वहां पे देखिए ना, नीचे में देखिए ना, बहुव्रीहि है ये। ठीक है, कैसे लिखा है, ये बहुव्रीहि है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी नंबर क्या है, सतसई। ये सतसई जो है ये द्विगु होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सत है ना, तो सत मतलब यही हो जाता है संख्या वाला। तो बस यहाँ पे देखिए सीन में आपका क्या है, धम्मा क्या है, धर्माधर्म। ये धर्माधर्म जो है ये लगातार आ रहा है, लगातार है तो ये द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रत्यंग है तो ये अव्ययी हो जाएगा, अव्यय, ये अव्ययी भाव ऐसे ही लिखा है ना, अव्ययी भाव जो हो जाएगा। अव्ययी भाव में आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जिसका हम लोग रूप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्यंग है तो इसको कैसे करेंगे, प्रत्यंगी कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। जैसे प्रत्येक है तो प्रत्येक का हम लोग कुछ भी चेंज, प्रत्येक के, प्रत्यक्यु, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इसका रूप चेंज नहीं होता, उसको अव्ययी भाव बोलते हैं। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें से 13 का हम तो समझा ही नहीं आप लोगों को कि 13 का जो है, 13 का इसमें तत्पुरुष समास कोई भी नहीं है। तत्पुरुष समास इसका ऑप्शन जो है वो चारों तत्पुरुष नहीं है, चारों अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ही गलत है। और हम आपको तत्पुरुष तो बता ही चुके हैं, जिसमें कोई भी कारक का कोई भी विभक्ति चिन्ह आ जाए, जैसे राजा का पुत्र, राजकुमारी, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। 14 नंबर देखिए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है तो इसका यशोधरा का हो जाएगा यस, यस, यश जोड़ धरा, यश जोड़ धरा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, उड्डयन। उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद, इसका उत्त जोड़ डयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उत्त जोड़ डयन। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है बी नंबर ऑप्शन है, ये भी नहीं है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रज्वलित। प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी ये सारा गलत है, प्रज्वलित। शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द में आप लोगों को छांटने का होगा, तो सीधा सीधा ऐसे करिए, मतलब चारों चारों ऑप्शन में से कट कट करते जाइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? अशुद्ध यही है, प्रसाद। प्रसाद ऐसे होता है, प्रसाद, प्रसाद ऐसे लिखा जाता है, तो यही गलत है, अशुद्ध। बाकी ये चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक इस तरीके से होता है? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है ना, यहाँ पर भी, और यही सी नंबर। आगे चिन्ह भी एक दो पूछ ही जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, दो विपरार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? कौन विराम चिन्ह, देखिए दो विपरार्थक, जैसे रात दिन, रात और दिन, विपरार्थक है या दिन रात, इसके बीच में यही लगाते हैं, ये लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह।
ठीक है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, जो बीच में इस तरीके से लगाते रात दिन। उसके बाद और भी बहुत है, भाई बहन माता पिता। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, सही है। ठीक है, 20 नंबर देखिए, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? रचना के आधार पर शब्द के जो है 3 भेद है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्भव शब्द है? तत्भव, तत्भव किसको बोलते हैं? तत्भव बोलते हैं जो तत्सम का जो विग्रह व रूप होते हैं, संस्कृत का विग्रह व रूप जो हिंदी में प्रयोग होता है उसको तत्भव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ है? कौड़ी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो ओठ है, ये सुलभ और ये कर्पूर, ये तीनों जो है ये आपका तत्सम है, तत्सम शब्द है। ये बस कौड़ी जो है इसका ये गलत है। इसका अगर बात करें तो इसका इस तरीके से कर्पूर होगा, ये तत्सम हो जाएगा, ये सॉरी ये तत्भव होगा, ये तत्सम है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वर्ण संकर शब्द है? वर्ण संकर शब्द, वर्ण संकर शब्द इसमें हो जाएगा लाठी चार्ज, ऑप्शन नंबर डी। ये चार्ज इंग्लिश है और हिंदी जो आपका लाठी है। ठीक है, आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। सबसे पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे एक व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए पटना जो है वो केवल और केवल एक है, पटना एक ही है। आप 2-4 पटना देखे हैं क्या? नहीं ना देखे हैं, पटना तो एक ही देखे होंगे, पटना एक ही है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये सोना जो है, सोना, ये सोना जो आपका है ये द्रववाचक हो जाएगा, क्योंकि जिसको नाप तोल के दिया जाता है वो द्रववाचक हो जाता है, ये द्रववाचक होगा। ये झब्बा जो है यहाँ पे ये झब्बा नहीं होगा, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे झ है लेकिन इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जब्बा होता है मेरे हिसाब से, बाकी इसका अर्थ हमको नहीं पता, बाकी ये जब्बा होता है हमको लग रहा है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कोई कपड़ा होता है, इस टाइप का कोई कपड़ा होता है। ठीक है, ये कोई कपड़ा वगैरह का नाम है। फिर उसके बाद ये करुणा जो है ये भाववाचक है, जिससे भाव प्रकट होता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा बोलते हैं? उसको हम लोग भाववाचक बोलते हैं, भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जाति वाचक हो जाएगा जिससे पूरा जाति का बोध होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम गाय बोल देंगे तो गाय में बहुत सारा जाति का गाय होता है, कामधेनु होता है, देसी होता है, और कितना कौन सा होता है, बहुत होता है, जैसे नाम हमको नहीं पता, कामधेनु पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रववाचक क्या होता है? जिससे द्रव, जैसे जो नाप तोल के दिया जाता है उसको द्रववाचक बोलते हैं। और जो समूहवाचक क्या होता है? जैसे समूह का बोध होता है, जैसे कि सेना, मेला, सेना, झुंड, गुच्छा, ये सब हो गया समूहवाचक। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस सॉरी संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की या नर या मादा, देखिए नर या मादा, जब नर या मादा यहाँ पे हो गया कि जाति का बोध, तो उसे क्या कहते हैं व्याकरण में? उसके लिंग कहते हैं। जब ही आ जाएगा नर या मादा तब आप लोग समझिए क्या लिंग। नर मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, और मादा मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग, सिंपल। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जिस वाक्यों में लगना, जाना, सकना या चुकना सहायक क्रियाएं होती है उसमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? देखिए उसमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों जिसमें भी इस तरीके से लगना, जाना, खाना पीना, चुकना हो जाएगा इस तरीके से, उसमें इस वाले वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, ये वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। जिसमें भी इस तरीके से आप लोगों को नजर आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, इस तरीके से आप लोगों को कुछ भी सहायक क्रियाएं अगर नजर आ जाए तो आप लोगों को याद रखने की ये वाला वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इस चारों में कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन आपका गलत है, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, 27 में देखिए, हरि मोहन को, अच्छा हरि मोहन को रुपये देता है। देखिए यहाँ पे हरि मोहन को रुपया देता है, ये रुपया किसके लिए है? ये रुपया मोहन के लिए है। तो ये जब रुपया ये मोहन के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कारक चिन्ह के जो भी मतलब कारक जो भी चिन्ह है कारक वाला, उसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखिए आता है ना, देखिए 28 नंबर, श्रीमती शब्द का बहुवचन, बहुवचन श्रीमती का, ये गलत है, ये नहीं होगा। श्रीमतियों नहीं होता है, श्रीमती लोग ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है। श्रीमतियों ये भी गलत है, ये सही है लेकिन इसमें भी ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, इसको इस तरीके से लिखना है, ये इस तरीके से अगर होगा तब ये सही होगा, श्रीमतियां, क्योंकि जब ये इस तरीके से बहुवचन बनाया जाता है तो जो हर दीर्घिकार होता है वो हर्षिकार में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दीर्घिकार का दीर्घिकार छोड़ दिया, तो ये चारों गलत है, लेकिन हमको एक ना एक मारना है, तो यहाँ पे हम ये बोल दिए लेकिन ये होगा नहीं, ये भी गलत है, ये चारों गलत है,
यहाँ पे राइट आंसर इसका ये होगा, श्रीमती का श्रीमतियां, इस तरीके से इसका बहुवचन होगा। 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग जो जैसे पुरुष वाला जो भी होगा उसको पुल्लिंग खिंचाव हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए, ये चमक, वकालत और ये खपत, ये तीनों जो है आपका स्त्रीलिंग में आता है। देखिए, जब इसको वाक्य में आप लोग प्रयोग कीजिएगा ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला में, तो आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अंगूर आपका पुल्लिंग है। ठीक है, ये पुल्लिंग है। पर्दा भी आपका पुल्लिंग है और कीचड़ भी आपका पुल्लिंग ही है। तो यहाँ पे छत है, तो छत आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द छत है, वो छत पे बैठी है। देखिए यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर, वाक्य में अलग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरोए दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, सॉरी, वाक्य में अलग होने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। अच्छा, वाक्य में जैसे कोई भी वाक्य, मान लीजिए हम कुछ भी, राम आम खाता है। अच्छा, राम आम खाता है, हम अच्छे से आपको समझाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राम आम खाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, ये आपका वाक्य है, ये आपका वाक्य है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे आम लिखते हैं, यहाँ पे आम कहीं पर भी, ये अलग में कहीं आम है, यहाँ पे हम राम लिखते हैं, ये भी अलग में आम है, सॉरी राम है। अब यहाँ पे हम खाता लिख देते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग आपका, कुछ ज्यादा ही फलक गया, यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है, राम अलग लिखे हैं, आम अलग लिखे हैं, खाता अलग लिखे हैं, ये तीनों अलग अलग लिखे हैं। तो जब ये तीनों अलग अलग लिखे हैं और आप पूछेंगे कि बाबू ये क्या है, ये क्या है, तो ये एक शब्द है। ये क्या है, ये शब्द। आप क्या बोलिएगा, ये शब्द है। पूछेंगे बाबू ये क्या है, तो बोलिएगा ये शब्द है। फिर पूछेंगे ये क्या है, तो आप बोलिएगा शब्द है। ठीक है, लेकिन जस्ट इस वाक्य में अगर मान लीजिए हम इस राम के बारे में आपको पूछेंगे कि बाबू ये यहाँ पे जो ये राम लिखा गया ये क्या है, तो आप बोलेगा मैम ये पद है। फिर आप पूछेंगे ये आम जो यहाँ पे लिखा गया ये क्या है, तो आप बोलेगा मैम ये पद है। और ये जो खाता लिखा हुआ ये क्या है, ये मैम बोलेगा पद है। यानी यानी देखिए, वर्णों के जो सार्थक मेल होते हैं उसको शब्द बोलते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे वही पूछा गया कि वाक्य में जब उसको पिरोया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पद बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अच्छे से समझ जाइएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम अपने बारे में बोलेंगे मैं, तो इस तरीके से वो उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पे लेखक या वक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 नंबर देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में 6 सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी। कारक कितना है? कारक 8 है। फिर उसके बाद वो एक और क्या है, संज्ञा। संज्ञा कितना है? संज्ञा आपका 5 है, विशेषण 4 है, क्रिया विशेषण 3 है, सर्वनाम 6 है, समास 6 है। यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आएगा, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आएगा उसको विधेय विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। छक्का मार दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। अच्छा, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, पूरा विशेषण पूछा गया है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं, जो संज्ञा का विशेषता बताएगा उसको विशेषण बोलते हैं। ये ध्यान रखिए कितना क्वेश्चन हो रहा है। जो संज्ञा का विशेषता बता रहा है उसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो जिसका विशेषता बताया जा रहा होता है उसको विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, और जो विशेषण का विशेषता बताता है उसको पूरा विशेषण बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो यहाँ पे देखिए, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ पे जो मोहन पढ़ रहा है तो उसका विशेषता यहाँ पे पढ़ना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे विशेष्य का बात करेंगे तो देखिए, बहुत तेज है, तो यानी यहाँ पे विशेष कहाँ पे नहीं पूछा गया, पूरा विशेषण पूछा गया। यानी बहुत जो है, बहुत, यहाँ पे देखिए ये जो बहुत है, यहाँ पे जो ये बहुत है, तेज तो है, तेज तो है, ये विशेषण है, तेज जो है वो विशेषण है, लेकिन बहुत तेज है, बहुत अत्यधिक तेज है, तो वो विशेषण का विशेषण बता रहा है ना, वो विशेषण का विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण का विशेषता बताते हैं यानी बहुत हो जाएगा पूरा विशेषण, बहुत क्या हो जाएगा, पूरा विशेषण। तो यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषण का विशेषता बताता है उसी को पूरा विशेषण बोलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, उत्पत्ति
व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार होते हैं? धातु का 5 प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर डी। 37 में देखिए, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको क्या बोलते हैं? नाम धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। सारा अभी तक व्याकरण ही चल रहा है ना। 38 में देखिए, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है? मैंने आम खाया है। अच्छा, मैंने आम खाया है, ऐसे बोल सकते हैं मैंने आम खाया है, मतलब अब हम नहीं खा रहे, मेरा हो गया, अभी जस्ट ही खत्म हुआ है, तो अभी हम नहीं खा रहे, लेकिन तो ये आसान भूत में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और पूरा पूरा उसको भूत भी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि वो अभी ही खाए, हम जस्ट खाए हैं, उतना टाइम भी नहीं हुआ है और अभी हम खा भी नहीं रहे हैं, ना ही तो ये वर्तमान में है और ना ही तो पूरा तरह से मतलब 1-2 घंटा पहले भी नहीं हुआ है, जस्ट ही खत्म हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो? देखिए क्या है यहाँ पे, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो, उसको अव्ययी बोलते हैं, अव्यय। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। और जस्ट अभी आपको पता है संज्ञा के 5 होते हैं, फिर उसके बाद समास का कितना बोले थे? समास का 6, और कारक का 8, कारक का 8 होता है, ये 6 होता है। आठ होता है, कारक का 8 होता है। वाह, वेरी गुड। संज्ञा का 5 बता दिए, फिर विशेषण का 4 होता है, ये सब याद रखिएगा। निम्न में से कौन तुलना बोधक निपात है? तुलना बोधक निपात यहाँ पे सा है। ऑप्शन नंबर डी। हमको पता है आपको कुछ क्वेश्चन अटपटा लग रहा होगा, बाबू क्वेश्चन ठीक है, बल्कि आपका थोड़ा इधर उधर का क्वेश्चन है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। 42 में देखिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और क्या है, और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उसको यौगिक बोलते हैं, जिसका खंड सार्थक हो उसे यौगिक यौगिक शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आक्रमण शब्द में उपसर्ग, आक्रमण शब्द में उपसर्ग आ है। उपसर्ग होता है जो पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में आता है, लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूजापा शब्द में प्रत्यय, पूजापा शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मैंने कहा बाद में लगता है तो उसका पा हो जाएगा, कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 45 देखिए, निम्न में से कौन सरल वाक्य है? अच्छा, सरल वाक्य है, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए इसको। सरल वाक्य है, निम्न में से कौन सरल वाक्य है? इसको अच्छे से सारे वाक्य को पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। ये आपका तीनों नहीं है, देखिए ये तीनों आपका नहीं है। सरल वाक्य, यहाँ पे सरल वाक्य पूछा गया ना, तो यहाँ पे देखिए स्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये सही मारे है ना। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य? यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, प्रबंध है, प्रबंध है। ठीक है, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, ये भी गलत है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि भारत हमारा है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सब गलत है। आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आपको त्रुटि नजर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही मारिएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ देना है बाबू, उतना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन बहुत है, देखिए ना क्वेश्चन बहुत है, इतना क्वेश्चन है कि थक जाइएगा बनाते बनाते, फिर भी खत्म नहीं होगा। 50 ही बनाना है ना, तो आराम से छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, आराम से बनाइए, जिसमें कंफर्म रहिए पूरा कि यही इसका आंसर होगा 100%, और एक्स्ट्रा भी 10% मिला के तो उसको ही मारिएगा, बाकी इधर उधर का सब क्वेश्चन। चलो, समुद्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची बने मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका मतलब शब्द वही रहेगा, मतलब उसका नाम दूसरा आ जाएगा, बल्कि अर्थ उसका वही निकल के आएगा। ठीक है, इसका अर्पण क्या है? अर्नव, अर्नव समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा, अर्नव, ऑप्शन नंबर सी।
48 क्या है? कृष्ण शब्द का विपरार्थक। कृष्ण शब्द का विपरार्थक पूछा गया तो यहाँ पे शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मानिएगा। ठीक है, आगे 49 में देखिए, जो नव में चलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द जो नव में चलता है उसको खेचर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और जो नव में चलता है, इस तरह के क्वेश्चन हमने वहां पर भी किया था, क्या बोलते हैं इसको, मैथिली में। मैथिली जब हमको करवाए थे मॉडल पेपर, तब मैंने बताया था 50 नंबर। आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ। आंखें मूंदने का मुहावरे का मतलब तो जानबूझ के कोई चीज है और उसके लिए हम क्या हो रहा है, अनदेखा कर रहे हैं, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो करना है करो, इस तरीके से जानबूझ के अनजान बन जाना। यहाँ पे देखिए, मर जाना, अरे नहीं होगा। नजर बचाना, ये भी नहीं होगा। सावधान होना, ये भी नहीं होगा। सीम क्या है? उदासीन हो जाना, यही राइट आंसर होगा। उदासीन का अर्थ आप लोग नहीं समझे होंगे। उदासीन का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी भी काम में इंटरेस्ट ना लेना, या फिर जानबूझकर किसी भी काम को नजरअंदाज करना, उदासीन होने का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से 50 नंबर देंगे। चूंकि हम काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो अब जो 50 से आगे क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, हाँ, 50 से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हुआ होगा, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से दिए होंगे, और सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग को आता भी होगा, और आप लोग अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। एक एक बार पढ़िएगा, सब क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब, हर एक इंसान, आप सभी खुश रहिएगा, और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा, और स्वस्थ भी रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अधिकतर बच्चा बीमार हो जाता है। तो आप लोगों को बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा। तो बीमार नहीं पड़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, और ठंडा से बच के रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी का 50 जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव है उसको करेंगे। धन्यवाद।